बोलिए। Sir, blood is the fluid of growth. फ्लूइड ऑफ So blood ग्रोथ। is fluid connective tissue. हम्म। So blood is fluid connective tissue which is used for transportation of various substances like oxygen and Yes, you are right. Actually, this is the body fluid basically, and this is the connective tissue, a type of the connective tissue, and that blood component is circulating inside the our physiological system. Okay, and that is circulating from various organs of human body, and this connective tissue provide nutrients to the organ system as well as oxygen, as well as this blood provide the oxygen to the all the vital organ of the physiological system. And after the using of this oxygen, the remaining components may uh, discharge with the help of this blood connective tissue, body fluid also. That's why this is very important. That's why actually होता क्या है कि एक तो आपका ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसकी है, ये सब बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में सर्कुलेट करने की कैपेसिटी है। हाँ, साथ के साथ जहाँ से भी जिस फिजियोलॉजिकल आर्गन में इसका सर्कुलेशन होता है, वहाँ पे ये लोकल प्लेस पे ऑक्सीजन सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई, फ्लूइड सप्लाई, इसका भी वर्क इसके साथ है। देन इसके साथ साथ आपका जो यूटिलाइज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसके बाद जो कन्वर्जन हुआ CO2 का, उसको भी आपका बॉडी से रिमूव आउट करना है। तो दिस इज ए वेरी वेरी मतलब यूजफुल कंपोनेंट ऑफ द आवर बॉडी सिस्टम। अगर साइंटिफिकली इसको सिर्फ बोला जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लड, देन दैट इज डिफाइंड एज ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। सिंपली you should ask कि blood a liquid connective tissue that consists of the cell and cell fragment। ठीक है, उसमें बहुत से सारे सेल होते हैं, कोई एक ही पार्ट का नहीं है। दिस इज द क्या नाम है, मिक्सचर ऑफ द सेल एंड सेल फ्रैगमेंट दैट सराउंडेड बाय अ लिक्विड एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। मतलब एक लिक्विड है जिसमें कि ढेर सारे सेल और सेल के फ्रैगमेंट्स, डिब्रिस, ये सारे डिजॉल्व हैं, एंड that part make a proper combination of the blood। वो पार्ट आपका जो ऐसा है, जो बॉडी फ्लूइड है, जिसके अंदर वेरियस सेल प्रेजेंट हैं, उन वेरियस सेल के साथ वेरियस सेल फ्रैगमेंट भी प्रेजेंट हैं, और उनके बीच में एक वो सारी सेल सर्वाइव कैसे कर रही हैं, because the presence of the liquid extracellular matrix, and these component make a entity of the particular tissue that is known as the blood। समझ रहे नहीं बेटे स्टूडेंट्स? Yes, sir. हाँ, अगर हम आपसे ब्लड कहें व्हाट इज द ब्लड, तो ब्लड सिर्फ आप ये कह के काम नहीं चलेगा दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू। हाँ, दिस इज एग्जैक्टली, दिस आंसर इज ट्रू कि ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू, एंड एंड इसके बाद दैट इज द दैट मेक्स and that is made up of the by the aggregation of the various cell and cell fragments into the liquid extracellular matrix, then that component is known as blood। ठीक है, तब हम उस पूरे जो जो आपका कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम कह रहे हैं, तब हम उसको ब्लड बोल पाते हैं। ठीक, तो ब्लड क्या होता है, दिस इज द एसेंशियल बॉडी फ्लूइड। एसेंशियल बॉडी फ्लूइड क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ड्यू टू विदाउट ब्लड लाइफ इज नॉट मतलब पॉसिबल, ये आप कह सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज द एसेंशियल बॉडी फ्लूइड। आपकी बॉडी में वेरियस बॉडी फ्लूइड्स होंगे, जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो अलग अलग जगह पे आपको ढेर सारे बॉडी फ्लूइड मिलेंगे। जैसे
जैसे कि आपका जो आपको अभी फिजियोलॉजी में पढ़ाएंगे, आपका जो कार्डियक सिस्टम है, हार्ट है, वो एक पूरे क्या नाम है, एक फ्लूइड के बीच में आपका हार्ट होता है. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फ्लूइड? सर सिनुसोइडल सिनुसॉइडल. और कोई? सर लिम्फेटिक. लिम्फेटिक फ्लूइड. लिम्फेटिक तो अलग है. हम ये कह रहे हैं कि आपका जो हृदय है, हृदय को संरक्षित करने के लिए उसके चारों तरफ एक फ्लूइड भरा रहता है. उस वेरी गुड, दैट इज द पेरिकार्डियल फ्लूइड. सिमिलरली अभी किसी ने बताया लिम्फेटिक फ्लूइड. हाँ, अभी इसके पहले साइनसोइडल फ्लूइड बताया. हाँ, ऐसे ही आपका जॉइंट्स के बीच में एक फ्लूइड होता है. दो जॉइंट्स होते हैं, उनके बीच में फ्लूइड होता है. हाँ, उसको सिनोवियल फ्लूइड. Synovial fluid. हाँ, दीज आर द वेरियस बॉडी फ्लूइड. मतलब आपकी बॉडी में ऐसा नहीं सिर्फ ब्लड ही अकेले है, वेरियस बॉडी फ्लूइड है. लेकिन एसेंशियल क्या है? एसेंशियल इज द ब्लड. आपका सिनोवियल फ्लूइड अगर ड्राई मतलब खत्म हो जाए तो भी आप जिंदा रह सकते हैं. ठीक है. आपका मतलब पेरिकार्डियम फ्लूइड थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, मतलब ये नहीं कह सकते कि एकदम से कम हो जाए तो लाइफ रहेगी. थोड़ा कम हो जाए तो भी हो सकता है लाइफ सर्वाइव कर जाए. लेकिन आपका बॉडी फ्लूइड अगर आपकी बॉडी में ब्लड ना हो तो देन लाइफ सर्वाइवल कभी नहीं हो सकता. दैट्स वाई जो ब्लड होता है उसको हम एसेंशियल बॉडी फ्लूइड की कैटेगरी में ले आते हैं. एंड why this is called as essential body fluid? Because blood has three general function. Number one is the transportation of the nutrients, transportation. Number two, homeostasis, and number three is the protection. Three main function of the blood makes blood as unique from the other body fluid. ठीक है. It transports respiratory gases like various मतलब जो भी गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एयर जिसको हम बोलते हैं, गैसेस, हाँ, between lung and lung, and that gases transfer into the various body cells. And also this blood is the proper medium of the transportation of nutrients from one organ system to the another organ system. इसके अलावा क्या होगा? various body waste product are generated inside our physiological system. जो हमारी फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी के प्रोसेस में ढेर सारे वेस्ट प्रोडक्ट डेवलप होते हैं. एंड दैट waste products and different regulatory molecule inside our body that will be transport from the blood. Actually, circulation of the blood helps to maintain our body temperature also. ठीक है. And that's why, and the circulation of the body helps maintain the homeostasis of the all body fluid, including the regulation of pH, osmolarity and temperature. ये तीनों पार्ट को आपका सर्कुलेशन जो होता है बॉडी का, that maintained by the blood. That's why blood is a very essential body fluid, and that's why this is very important for the body. Blood also protects our various body organs, visceral body organs, from the matlab, external injuries, and it also work into the process of clotting, thus prevent the excessive bleeding at the time of injury. ठीक है. ब्लड में ही ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि क्लॉटिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं. दैट्स वाई आपको बहुत ज़्यादा भी अगर इंजुरी है, कट है, तो ब्लीडिंग को वहाँ पे मिनिमाइज करता है. और एक पार्ट और है कि ब्लड के अंदर में प्रेजेंट एंटीबॉडी और जो भी आपके मॉलिक्यूल हैं, रिकॉग्नाइजिंग मॉलिक्यूल हैं फॉर द फॉरेन मॉलिक्यूल, जैसे कि जिसको हम एंटीजन बोलते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको एलिमिनेट करना, वो भी ब्लड के ही एक फंक्शन पार्ट में आता है. दैट्स व्हाई ब्लड इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. ठीक है. ये तो एक जनरल ब्लड का ब्रीफिंग है, लेकिन उसके अलावा डायग्नोस्टिक में क्या इसका इम्पोर्टेंट है?
What is the role of the blood into diagnostics? कोई बताएगा स्टूडेंट्स? Sir, hormone. हार्मोन क्या? मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, ये तो जनरल पार्ट आपका ब्लड का फंक्शन कंप्लीट हो गया, ब्लड एंड ब्लड फंक्शन. देन व्हाई दिस इज वेरी मच इन डिमांड फॉर द डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स? So recognize the disease. ठीक है, और बताइए. Sir, as it is a connective tissue, so it flows across all the body parts, so we can easily trace out the disease. नहीं तो अगर मतलब मान लीजिए बॉडी में फ्लो कर रहा है तो उससे कैसे डिजीज कैसे पता चल जाएगा? ये बात बताइए थोड़ा. सर, जैसे हार्मोन के ट्रांसपोर्ट में ब्लड काम आता है, तो हाँ. हार्मोनल लेवल बॉडी में कितना है, हाँ. ये हम लोग ट्रीट कर सकते हैं. फिर हाँ. मलेरियल पैरासाइट हमारे ब्लड में प्रेजेंट है, जैसे कि स्पोरोजोइट, उसमें हाँ. 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 हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड के थ्रू. ब्लड के थ्रू. ठीक है. यस सर. एक्चुअली डायग्नोसिस में इसका क्या रोल हो जाता है? इसका रोल ये होता है कि जितने भी एंजाइम, जितने भी हार्मोन, जितने भी मेटाबोलाइट, हाँ, प्रोसेस में यूजफुल होने वाले मेटाबोलाइट, वो कहाँ सिक्रीट होते हैं? ब्लड में. Blood में. ब्लड में. में होते हैं. वेरी गुड. ऑल द एक्सोक्राइन एंड मतलब जितना भी आपका मेटाबॉलिक, आपका एंजाइम, हार्मोन, any of the molecule that is मतलब produced inside your visceral body system, that will be discharged into blood of the circulating blood. ठीक है. उससे क्या हो गया कि अब क्या है कि हम कह रहे हैं कि आपका लीवर जो है, हमें पता लगाना है कि लीवर प्रॉपरली फंक्शन में है कि नहीं है. अब कैसे पता चलेगा? लीवर को तो हम बाहर निकाल नहीं सकते. ठीक है. तो अब हमें इसकी लीवर की डायग्नोसिस करनी कि वेदर लीवर इज प्रॉपरली वर्किंग और नॉट. हमारा मतलब टास्क ये है कि हमारा लीवर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. लेकिन लीवर आपका एक विसरल ऑर्गन है, अंदर है. आप उसको मतलब किसी टाइप से इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ एनी सर्जरी, एनी इंसिजन. आप उसको नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो अब क्या उससे कैसे आप डिटेक्ट करेंगे? डिटेक्ट ऐसे करेंगे कि जब भी आपका कोई भी ऑर्गन, जैसे हमने कहा कि आपका ऑर्गन कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसके जो भी बाई प्रोडक्ट होंगे वो आपके ब्लड में आएंगे. सिमिलरली ऐसे ही अगर आपका ब्लड प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो उस टाइम पे आप ये क्या नाम, लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, तो दैट मीन कि आपकी लीवर सेल स्ट्रेस में होंगी. हाँ, जब स्ट्रेस में होंगी तो जो लीवर के एंजाइम होते हैं, स्ट्रेस एंजाइम होते हैं, वो आपके ब्लड में डिस्चार्ज होंगे. ठीक है. अब अगर हम उन एंजाइम की ऐसे अपने लैब में कर लें तो हम उसको प्रॉपरली ये बता सकते हैं कि भाई हमारा ये वाला जो लीवर का जो टेस्ट है वो इस रेंज से बढ़ा हुआ आ रहा है, जिसकी वजह से लग रहा है कि लीवर की इनको प्रॉब्लम हो सकती है. और उस टाइप की कैटेगरी को हमने उस अपने डायग्नोस्टिक सिस्टम में उसको LFT का नाम दिया, मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट. जब हमारा ऑर्गन जैसे कि लीवर है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है तो उससे संबंधित जितने भी एंजाइम है वो एक नॉर्मल रेंज में, एक हेल्दी ह्यूमन में अगर उसका अमाउंट X है तो, और अगर उसके उस अमाउंट से ज्यादा उसकी वैल्यू आ रही है तो हम उसको एबनॉर्मल मानेंगे. ठीक है. और इस एबनॉर्मल वैल्यू को हम रेफरेंस वैल्यू से मैच करा करके सॉरी एक एक जनरल या एक क्लिनिकल आउटपुट रिजल्ट देंगे कि दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द लीवर डिजीज. समझे नहीं? हाँ, समझ रहे बेटे आप लोग? ऐसे बहुत से टेस्ट हैं. मतलब आप मोजवे मैनुअल को अगर उठाएंगे 50,000 टेस्ट डायग्नोस्टिक के दिए हुए हैं, जिसमें से लगभग 8,000 टेस्ट ब्लड से रिलेटेड हैं. समझे नहीं? ब्लड से रिलेटेड टेस्ट जो है 8,000 टेस्ट आपके उसमें है.
अब जैसे अगर लीवर की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ ब्लड की अगर बात करेंगे, तो हमारे पास जितने भी पैरामीटर जो लीवर फंक्शन से एसोसिएटेड है, हम उसको एसेस करेंगे। देन आफ्टर हम डिक्लेयर करेंगे कि लीवर इज इन प्रॉब्लम, पर्टिकुलर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द लीवर डिजीज। सिमिलरली अगर हम किडनी का ऐसे कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे पर्टिकुलर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द किडनी डिजीज। ऐसे दूसरा अगर हम देखते हैं, हिमेटोलॉजिकल स्टडी करते हैं, उसका ब्लड का लेवल हमें कम आ रहा है, चीजें उसमें जो आपके ब्लड के अदर पैरामीटर हैं वो कम आ रहे हैं, ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट कम आ रहे हैं, देन आफ्टर हम कहेंगे कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लाइक एनीमिया एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ऐसे टाइप से हम टेस्ट करके हम उन चीजों को डिक्लेयर करेंगे कि ये पेशेंट इस चीज पे सफर कर रहा है। दैट्स वाई मतलब ब्लड इज वेरी मच इम्पोर्टेंट आपका। और जब हम इसमें जाएंगे, डायग्नोस्टिक्स में जाएंगे, तो अभी आप तो फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे ब्लड में भी अलग अलग टेस्ट कैटेगराइज किए गए हैं। मतलब बायोकेमिस्ट्री अलग होगी, हेमेटोलॉजी अलग होगी, हाँ, और क्या नाम है आपका सीरोलॉजी अलग होगी, समझे कि नहीं। ब्लड में ही आपको 3 कंपोनेंट में टेस्ट करने पड़े, 3 कंपार्टमेंट में टेस्ट करने पड़ रहे हैं। क्यों करने पड़ रहे हैं? इसलिए करने पड़ रहे हैं कि अलग अलग टेस्ट का अलग अलग सेल पे आपको टेस्ट लगाना है, समझे नहीं। जो ब्लड है उसके कंपोनेंट वेरियस कंपोनेंट्स हो सकते हैं, उस पे क्या करते हैं आप, क्या नाम है, ब्लड को अपना टेस्ट को लगाते हैं। दैट्स वाई मतलब आपका ये जो ब्लड टेस्ट है वो बेसिकली 3 कैटेगरी में आ जाएगा। एक आपका बायोकेमिकल हो गया, दूसरा हेमेटोलॉजिकल हो गया, तीसरा आपका सीरोलॉजिकल। समझ में आ रहा है ना बेटे स्टूडेंट्स? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप बीच में भी पूछ सकते हो। थोड़ा सा हम हो सकता है स्पीड में चल रहे हैं, हम अभी इसको और कम कर लेते हैं। हाँ, Yes, अगर sir. आपको हाँ कोई क्योंकि ऐसा इसमें नोट्स नहीं है, दैट्स वाई हम ये लेक्चर दे रहे हैं बेसिकली। मतलब ये जो इतना स्पीड में हम इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें कोई ऐसा खास नोट डाउन कराने वाला चीज़ें नहीं है, या मतलब ये एक लेक्चर फ्लो में हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं। दैट्स वाई मतलब ये थोड़ा सा तेज जा रहा है। और मतलब हम थोड़ा सा ये एज्यूम भी कर रहे हैं कि ब्लड का आप लोगों को चीज़ें बहुत सी पता हो, इसलिए एज्यूम कर रहे हैं कि भाई ये एक ब्लड तो हर एक बच्चा 12th लेवल पे भी पढ़ता है, हमको थोड़ा ऊपर ले जाना है। हम बेसिक चीज़ों को बात करते हुए, जो अभी तक का जो लेक्चर था वो बेसिक था, आपके काम का जो स्टार्ट हो गया वो क्या हुआ, ब्लड का वाई ब्लड इज इम्पॉर्टेंट फॉर द डायग्नोसिस। ये क्वेश्चन जो आया यहाँ से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, समझे कि नहीं। वाई ब्लड इज द इम्पोर्टेंट फॉर द डायग्नोसिस बिकॉज this blood component contain various biomolecules such as hormone, enzyme, metabolite, and into diagnostic techniques we assess them। ये सेंटेंस बन रहा है, समझे कि नहीं। दैट इतना हमें इम्पोर्टेंस है ब्लड का, दैट्स व्हाई वी फोकस ऑन टू द ब्लड। हम ब्लड की संरचना हमारे लिए उतनी महत्व नहीं रखती है जितना कि हमारा ब्लड का डायग्नोस्टिक इम्पोर्टेंस मायने रखता है, ठीक। अब क्या है, हमने एक और दूसरी बात बोली कि ब्लड का जब हम एनालिसिस करने जाएंगे तो उसमें भी हमको वेरियस सेगमेंट मिलेंगे, जैसे कि बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ ब्लड, हाँ, हेमेटोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द ब्लड, सीरोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द ब्लड। ये 3 चीजें आपको करने को मिलेंगी जब आप लेबोरेटरी में आएंगे। ये इसका क्या, ये ऐसा क्यों हो गया, ब्लड तो एक ही है, टेस्ट आप 3 ठो बता रहे हैं, ऐसा क्यों बता रहे हैं? ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि ब्लड का जो कॉम्पोजिशन है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन आपको बताया कि ब्लड इज मेड अप ऑफ द सेल एंड सेल फ्रेगमेंट दैट इज सराउंडेड बाय द लिक्विड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। मतलब एक ऐसा लिक्विड है जिसमें वेरियस सेल्स हैं और सेल फ्रेगमेंट्स हैं। तो हमारा जो डेफिनेशन बोलता है कि ब्लड में इतने ढेर सारे फ्रेगमेंट्स और सेल्स प्रेजेंट हैं, दैट्स वाई मतलब वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम उन सबको भी एसेस करें। अब क्या, इस बात पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। नेक्स्ट अब आता है कि अगर हम कहते हैं कि हम उनका इस तरह से एसेस करना चाहते हैं, तो और उसमें ढेर सारे हम 3 ब्लड के सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो दिस इज बेस्ड ऑन टू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड।
देन माय क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द ब्लड? आप लोगों में से कोई जानता है? ब्लड सेल ब्लड सेल एक कंपोनेंट हुआ, Plasma. ठीक है। The plasma. प्लाज्मा, प्लाज्मा और सेल प्लाज्मा एंड सेल। और कोई बताएगा? Platelet. प्लेटलेट, वेरी गुड, Sir, RBC, WBC. वेरी गुड, ठीक है, Platelet. Blood cell, plasma, white blood cell. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Platelets. एक्चुअली जैसे आपके पूरे जितने लोग सारे लोग आंसर दे रहे हैं एकदम सही दे रहे हैं। मेन कंपोनेंट इज द बेसिकली 3 थिंग्स। नंबर 1 क्या होगा? सेल्स जो बोले हैं उसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। जो सेल्स जो लोग बोल रहे हैं उसको आप आज से जान लीजिए कि फॉर्म्ड एलिमेंट उनको बोला जाता है, ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट इंक्लूड 3 main component, 3 main cells. Number 1 red blood cell, number 2 white blood cell, and number 3 is the platelets. प्लेटलेट्स को भी हम एक सेल की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। लेकिन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी आर मेन सेल्स दैट आर द पार्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट एसे। जब हम फॉर्म्ड एलिमेंट एसे करते हैं तो हम डब्ल्यूबीसी और आरबीसी को ज्यादा महत्व देते हैं, बिकॉज की प्लेटलेट्स की अपनी एक अलग रिक्वायरमेंट है और अलग उसका पैनल ऑफ टेस्ट है। दैट्स वाई हमारा क्या बनता है? एक बनता है फॉर्म्ड एलिमेंट, हाँ, दूसरा बनता है लिक्विड पार्ट उसका जो बच रहा है, दूसरा बनता है प्लाज्मा सर। प्लाज्मा, हाँ, और तीसरा पार्ट आपका बनता है प्लेटलेट। तीसरा पार्ट आपका जो बन रहा है दैट इज द platelet. These 3 main are the component of your मतलब क्या ना ब्लड। अगर हम कई बार आप अगर जो स्टैंडर्ड मेडिकल की बुक्स हैं, जैसे हम जो पढ़ा रहे हैं, आप एक मेडिकल की बुक आती है टॉर्टोरा के नाम से आप सर्च करिएगा, TORTARA। तो उस बुक से हम पढ़ा रहे हैं। उसमें इन्होंने ये चीज को लिखा हुआ है कि इफ यू विल सेंट्रीफ्यूज द ब्लड फ्लूइड देन दैट विल बी सेपरेटेड इनटू द 3 मेन कंपोनेंट इनटू द मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो आपका ये जो हमने बताया है दीज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करने जाएंगे, आप ब्लड को लेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तब आपको ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ से 3 चीजें आपको देखने को मिलेगी। वन थिंग इज द कि आपका अपर लिक्विड आपको दिखाई पड़ेगा, हाँ, वो अपर लिक्विड क्या होगा? वो येलोइश नेचर का होगा, हाँ, हल्का येलोइश होगा और एक्स्ट्रा कलर का होगा। बीच में आपका एक हाँ एक कोट बनेगा, जैसे लगेगा कि बीच में मतलब और नीचे का जो पोर्शन रहेगा वो रेडिश रहेगा, ठीक है। जब आप सेंट्रीफ्यूज करेंगे, कभी आप लैब में काम करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपका जो ब्लड सेंट्रीफ्यूज करेंगे, एक्चुअली ब्लड सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए फॉर द असेसमेंट ऑफ द ब्लड टेस्ट? किसी को पता है? 1-2 सेकंड सर। नहीं, सेंट्रीफ्यूगेशन की स्पीड, मैं स्पीड बोल रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो इम्पोर्टेंट है। जब आप लैब में काम करने जाएंगे, वो एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। जैसे आपको हमने बोला कि ब्लड आपने कलेक्ट किया आज, हाँ, हमने बोल दिया कि ले जाइए इसको, आपने उसमें क्या नाम रेड टॉप ट्यूब में लिया, मतलब उसमें कि कोई भी एक रेड टॉप में लिया, दूसरा लेवेंडर में लिया, तो लेवेंडर वाले में आपका एंटी कोगुलेंट उसमें पड़ा है, ठीक है। अब एंटी कोगुलेंट वाले को हमने बोला कि ले जाओ इसको सेंट्रीफ्यूज करके इसका कंपोनेंट सेपरेट करो, ठीक है। तो आप क्या करोगे? किसी ने कभी इस पे कोई ऑब्जर्वेशन किया है, काम इस पे किया है क्या? नो सर। कोई नहीं किया ना, ठीक है। एक्चुअली मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि आप फ्यूचर में इसको करोगे। सेंट्रीफ्यूगेशन से उसके कंपोनेंट्स अलग कर सकते हैं। कितना बेटे? सर मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन से उसके कंपोनेंट्स अलग कर सकते हैं। हाँ, कितना स्पीड कितनी होनी चाहिए? सर उस सेंट्री 2000 रिवॉल्यूशंस पर मिनिमम 1000 रहना चाहिए सर। हाँ 2000 to 2.5
हाँ, एक्चुअली क्या है कि अगर आप 1000 से 1000 से 1500 मतलब मैक्सिमम 2000 तक जा सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप ब्लड करेंगे तो आपकी सेल्स टूट जाएंगी, ब्लड सेल टूट जाएंगी, और आपका जो भी मतलब ब्लड सेल के कारण टूटने के कारण जो उसमें क्रोमोजन है वो आपके सेंट्रीफ्यूज वाले जो मटेरियल है उसमें आ जाएगा, तो प्रॉपर वो टेस्ट नहीं देगा। समझे कि नहीं? दैट्स वाई ये रिकमेंड किया जाता है कि जब भी आप किसी भी प्रोसेस के लिए आप लेबोरेटरी प्रोसेस के लिए सेंट्रीफ्यूज करें तो वो 1500 तक, 1500 सफिशियंट है। 1500 आरपीएम, आरपीएम का फुल फॉर्म क्या है? ड्यूरेशन पर ठीक है, रिवॉल्यूशन पर मिनट। पर मिनट मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट 1500 अगर आपका है दैट इज सफिशिएंट। आप उतना अगर और फॉर हाउ मच टाइम? सर 10 मिनट। सर 15 से 30 मिनट। 15 से 30 मिनट, 15 से 30 मिनट जैसे, हाँ 15 मिनट इज द आइडियल मतलब सफिशिएंट। ठीक है, 30 मिनट तुम ले जाते हो, आप करते हो 30 मिनट, वो अलग बात है, बुक में लिखा रहता है। अगर आप 15 मिनट भी उसको प्रॉपर 1000 आरपीएम 1500 आरपीएम पे कर देते हैं तो आपको ये कंपोनेंट सेपरेट हो जाएंगे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो आपका अपर पार्ट आएगा वो येलोइश कलर का रहेगा, लोअर पार्ट आपका जो रहेगा वो रेडिश कलर का रहेगा, और बीच में एक आपको कोट दिखेगा वो व्हाइटिश टाइप में दिखेगी हल्का। हाँ, then after you will able to find out your various component into the blood। ठीक है, तो जो पहला ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट जो पार्ट है येलोइश कलर का, प्लाज्मा कहते हैं। वेरी गुड। जो फर्स्ट पार्ट है, आप एक ट्यूब बनाइए अपने नोटबुक पे, ट्यूब बनाइए। ठीक है, ट्यूब बना करके उसमें इस तरह से लिक्विड फिलअप करिए, लिक्विड फिलअप करिए। ठीक है, लिक्विड फिलअप करने के बाद अपर पार्ट में मतलब दोनों को हाफ डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, लिक्विड फिलअप करने के लिए हाफ पे डिवाइड करिए, जहां हाफ हो रहा है उससे थोड़ा सा और आगे नीचे आइए। हाँ, एक लाइन और खींचिए, हाफ के बाद लगभग 2 सेंटीमीटर के बाद एक लाइन और खींच दीजिए। ठीक है, अब ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। जो अपर पार्ट है उसके सामने आप लिख लीजिए प्लाज्मा, उसके सामने आप लिखिए प्लाज्मा, और जो आपके बीच में हमने लगभग एक बैंड टाइप का जो बन गया है उसके आगे लिखिए बफी कोट। ठीक है, और नीचे का जो पार्ट है उसको लिख लीजिए इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट। दिस इज द मेन कंपोनेंट आफ्टर द सेंट। ठीक है, प्लाज्मा क्या क्या कंटेन करेगा? प्लाज्मा में क्या क्या है? वाटर, एंटीबॉडी, वाटर है, एंटीबॉडी, वाटर, प्रोटीन है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस, हम्म। और वाटर और सर कंपोनेंट्स होते हैं। सर हार्मोन्स, 90 to 92% प्रोटीन वाटर होते हैं, 8 to 10% प्रोटीन होता है, प्रोटीन्स, और विटामिन्स इनऑर्गेनिक और सब्सटेंस hormones। गैस, आयन, साल्ट ऑल्ट सब होते हैं। वेरी गुड। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि प्लाज्मा का इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाता है कि दिस कंटेन वाटर तो रहेगा ही, 91-92% वाटर रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा ऑल प्रोटीन प्रेजेंट इनटू द प्लाज्मा, जो भी प्रोटीन आपकी एसेस करने वाली प्रोटीन है लाइक एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, ऑल प्रोटीन्स, दीज ऑल प्रोटीन प्रेजेंट इनटू द प्लाज्मा। ठीक है, जिसको कि हम जब भी जरूरत पड़ेगी हम प्रोटीन एसेस करते हैं, ए बाई जी का करते नहीं, आप टेस्ट कराते ए बाई जी टेस्ट करके हम लोग एसेस करते हैं कि इसका प्रोटीन कितना है। उसके अलावा आपका टोटल प्रोटीन एसेस करते हैं, समझे कि नहीं? प्रोटीन कंपोनेंट एसेस करते हैं। दैट दीज ऑल पॉइंट इज दीज प्रोटीन कंपोनेंट प्रेजेंट इनटू द योर मतलब प्लाज्मा पार्ट, एंड दिस पार्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 8.5% ऑफ द टोटल प्लाज्मा। इसके अलावा क्या है, क्योंकि ऑल प्रोटीन प्रेजेंट है उसमें, तो आपका एंटीबॉडीज भी प्लाज्मा में ही प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, क्यों?
क्योंकि एंटीबॉडीज आर ए टाइप ऑफ द प्रोटीन दैट इज नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। हाँ, वो भी आपके प्लाज्मा में ही प्रेजेंट रहेगा। इसके अलावा आपका प्रोटीन के अलावा और क्या प्रेजेंट रहेगा? ये 2 पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ द असेसमेंट जो आपका क्लिनिकल असेसमेंट करेंगे। एक तो प्रोटीन का कर सकते हैं आप, दूसरा एंटीबॉडीज टेस्ट आप पूरा कर सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ द प्रोटीन रेशियो आप देख सकते हैं। उसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या आएगा? गैस सर, हुआ, अमीनो आयन एसिड। हुआ, साल्ट हुआ। आयन, अमीनो साल्ट Minerals, और glucose, sir, glucose, ग्लूकोज और mineral, सर मिनरल, होमोफिलिक vitamins. विटामिन। और देखो जितने अभी विटामिन वगैरह जो चीजें हैं मैक्सिमम आपका प्रोटीन नेचर की हैं, दैट्स वाई मतलब वो उसी कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन सर एक एक्सक्रीटरी वेस्ट भी तो उसी में होगा। coagulation सर factor, कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड। हेपारिन, Coagul- हेपारिन हार्मोन, coagulation factor, sir. एंजाइम। कोगुलेशन फैक्टर, ठीक है, क्लम्पिंग फैक्टर, ठीक है, वेरी गुड। ऑल मतलब आपको हम एक बता दें, ऑल द प्रोटीन कंपोनेंट वो प्लाज्मा में आएगा। उसके अलावा किसी अभी एक बच्चों ने आपने आप ही में से कोई बोला गैस और इलेक्ट्रोलाइट आयंस, इसकी बात किया किसी ने, समझे नहीं? all electrolyte present into your plasma component, जिसकी कि आप असेसमेंट करते हैं। आपके कभी भी कोई भी डायग्नोस्टिक का प्रोसीजर आप आता है, सर्जिकल प्रोसेस आता है, तो उसमें आपका जरूर लिखा रहेगा कि इलेक्ट्रोलाइट ऐसे। इलेक्ट्रोलाइट में जब आप अभी पढ़ेंगे तो सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, NaKCl, इसके आपका असेसमेंट के लिए टेस्ट रिकमेंडेशन आता है। तो ऑल द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इनटू द योर प्लाज्मा पार्ट। इसके अलावा ऑल, एक किसी ने अभी बताया वेस्ट प्रोडक्ट, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो सब आपके प्लाज्मा में आएंगे। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सारे आएंगे। जितने भी आपका पाथवे रिलेटेड विटामिन हुआ, रेगुलेटरी सब्सटेंस हुआ, वो सारे आपके आएंगे। अगर आपको कभी रिकमेंड आता है कि आप गैस असेसमेंट करिए, मतलब जैसे कि एबीजी टेस्ट आता है, वो भी आपको प्लाज्मा पे ही परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। आपको जो ब्लड गैस होती है इनकी एनालिसिस करने के लिए भी प्लाज्मा को ही आपको रेफर करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई प्लाज्मा इज वेरी मच, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि नहीं? प्लाज्मा अगर हम पा जाते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं, उस पर क्या क्या कर सकते हैं बेटे? Antibodies test. ऑल प्रोटीन टेस्ट, आगे बोलिए। इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट सर, इलेक्ट्रोलाइट का, waste product, गैस का, वेस्ट प्रोडक्ट हम्म, और कुछ टॉक्सिक चीज, पैथोजन भी उसमें रिलीज किया है। ठीक है। ऑल न्यूट्रिएंट, ऑल वेस्ट प्रोडक्ट, ऑल गैसेस, दीज आर एनालाइज्ड बाय द यूजेस ऑफ योर मतलब दिस प्लाज्मा। नेक्स्ट पार्ट आपका बफी कोट है। और प्लाज्मा का कितना परसेंट होता है? हाउ मच परसेंट ऑफ प्लाज्मा इनटू द मतलब आफ्टर द सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ 1 ml? अगर हम 51%। क्वेश्चन 55%। मेरा क्वेश्चन सुनिए, इफ आई एम सेंट्रीफ्यूजिंग 1 ml of the blood, then how much plasma will be obtained? 55%. 55%। नहीं परसेंट नहीं, क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन सुनिए। 0.6 परसेंट में नहीं पूछा ना बेटे मेरे, हम परसेंट में क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। आई एम आस्किंग दैट आई एम सेंट्रीफ्यूजिंग 1 ml of the plasma, 1 ml of the blood, then how much plasma will be obtained? सर नियरली 0.6 ml। 0.6 ml। और कोई? वेरी गुड, 0.6, वेरी गुड, ठीक है। और कोई? Sir, 5 to 6, 0.5 to 6. 0.5 to 0.6 ml। और कोई? 0.5, कोई ऐसा है जो एग्जैक्टली आंसर दे दे तो मुझे बहुत, ये सही आंसर है, गड़बड़ नहीं है। 0.55, लेकिन एक साइंटिफिक आंसर होता है, वही मैं चाह रहा हूँ। ये सही 0.55, आंसर है, 0.55 मतलब ml, ठीक है। और कोई? कोई नहीं? कोई आंसर देना चाहता है इसका? 0.67 ml। 0.45 सर। 0.45, ठीक है। यस चलिए आप लोग सिर्फ ml में ही दे रहे हैं ना, दैट्स वाई। एक्चुअली एग्जैक्ट क्या होगा? 550 माइक्रो लीटर, समझे ना? ये थोड़ा सा साइंटिफिक आंसर हो जाता है कि होता क्या है, 1000 माइक्रोलीटर होता है एक हैं,
तो वो माइक्रोलीटर में हमको मिलता है। हमको एमएल में, जिसको 0.6 आप बोल रहे हो, जिसको आप 0.5 बोल रहे हैं, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 550 माइक्रोलीटर। समझ गए कि नहीं? यस सर। हाँ, मतलब ये साइंटिफिक बात है, जब आप लैब में काम करोगे तब दिखेगा आपको। समझे कि नहीं? क्योंकि ये जो आपका एस्पायरेशन ऑफ द प्लाज्मा फ्रॉम द ट्यूब, वो कितना है? 1 ml ही तो है। 1 ml मतलब 1000 माइक्रोलीटर। ठीक है, हाँ, जब आप उसको उठाओगे तो आपको ml से नीचे जब चले गए तो आप माइक्रोलीटर में चले गए ना। Yes, sir. समझे कि नहीं? हाँ, दैट्स व्हाई दिस इज द एग्जैक्ट आंसर कि 550 माइक्रोलीटर। ठीक है, बुक में लिखने के लिए हो सकता है 0.55 ml लिखने के लिए सही है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल जब आप करोगे तो पाइपेटिंग में कितना आएगा? 550 माइक्रोलीटर। माइक्रोलीटर। 550 माइक्रोलीटर आएगा। माइक्रोलीटर। वेरी गुड। ठीक है, देन आपका बफी कोट है। बफी कोट आपका कितना होता है? लगभग कितना परसेंट होता है? Less than 1%. लेस देन 1% ऑफ द टोटल, मतलब जो ब्लड आपने सेंट्रीफ्यूज किया है उसका। अगर 1 ml आपने किया है तो ये लगभग आपका 100 क्या नाम है, माइक्रोलीटर के आसपास होगा ना। 110 माइक्रोलीटर के आसपास होगा। ठीक है, और आपका नेक्स्ट जो इरिथ्रोसाइट का पार्ट है वो कितना कवर करेगा? सर नियरली 45%। नियरली 45%, मतलब वो 450 माइक्रोलीटर। ठीक है, अब क्या है कि आपने प्लाज्मा में देख लिया क्या क्या आपको मिलना है। एरिथ्रोसाइट, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आरबीसी होंगी, बाकी आपको कुछ वहां नहीं मिलेगा। लेकिन आपके बफी कोट में क्या क्या मिलेगा? सर लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ग्रैन्युलोसाइट। सर व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। Very वाइट good, ब्लड exact. सेल प्लेटलेट्स मिलेगा सर। White blood cell and platelet present into your buffy core. ठीक है, तो this is the proper segregation of the blood component and आपका कौन सा कंपोनेंट किस पार्ट में प्रेजेंट है ये आपको आज पता चल गया। आप एकदम फ्रैंकली, आप जब भी कभी आप लैब में काम करने का मौका मिले आप उसको पता लगा सकते हैं। आपसे कोई वाइवा में पूछे, आप इसी आंसर को प्रॉपरली दे सकते हैं। तो with this your today's lecture has been completed. If you have any query, any question, you may ask the students. सर आपके नोट्स कैसे बनाने हैं? नोट्स जैसे बहुत सी चीजें होती है ना, तुम लोग तो एक चीज बताएं, जब ये क्लास लेते हैं तो हमने ये देखा है कि रिकॉर्ड भी हो सकता है। समझे? तो आप लोग उसको अपना ऑन कर लिया करिए, तो उससे फ़ायदा ये रहेगा कि जब आप क्लास कंप्लीट हो गई तो आप अपना बुक खोल लीजिए और मेरा लेक्चर एक बार फिर से सुन लीजिए, तो आप अपना नोट्स बना सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि कई बार हम खुद जो है कई पॉइंट्स आपको बोलेंगे कि बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। इस तरह से चीज़ें हो सकती है। तीसरा ये होगा कि हम आपको अपना जो नोट्स हैं, जो जिससे हम पढ़ा रहे हैं, वो नोट्स आपको गूगल क्लासरूम पे शेयर करेंगे। ये सही ठीक रहेगा है, सर। तो वो सर ये एकदम, सही रहेगा हाँ सर, थोड़ा हाँ, नोट वो शेयर एकदम कर स्पून दीजिएगा। फीडिंग वाली बात हो गई। मतलब वो बना बनाया आपको मिल जाएगा, तो आप उससे देख सकते हैं। जैसा जो भी आपको पसंद आए आप उस मोड से अपना मतलब वर्क कर सकते हैं। ठीक है, यस सर सर। 31 जनवरी तक जो डॉक्यूमेंट जमा करना था वो कब करना है? अभी कोई मैसेज नहीं गया होगा हमको लग रहा है। नहीं सर अभी कोई मैसेज हाँ, नहीं। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा। समझे कि नहीं? आपका एडमिशन प्रॉपर हो चुका है। हाँ, डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए जब मैसेज आएगा, हाँ, मैसेज आने के बाद ही आप उस पर अपना सोचिएगा, आगे काम करिएगा, क्योंकि वो जैसे 31 एक जनवरी मैसेज। बोला गया हाँ बेटे, 31 जनवरी जैसे बोला गया था लास्ट डेट, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप परेशान मत होइए। कोविड के कारण से वो सारी चीज़ें फिर मतलब एक्सटेंड कर दी गई थी। आपको मैसेज जाएगा। ठीक है, जब मैसेज जाएगा तो हमारे यहाँ 2 ही स्टाफ हैं, एक पंचम जी हैं, दूसरा सतीश जी हैं। इनके अलावा कोई कलेक्ट कर नहीं सकता है। हाँ, तो भाई हम लोग मतलब ठीक है आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बट ये कि वो डॉक्यूमेंट लेना इन्हीं लोगों का काम है। तो ये दोनों जब हमको बताएंगे
कि सर अब बच्चों का हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, देन हम आपको मैसेज देंगे, चाहे हम देंगे चाहे इरफान सर देंगे। तो दो में से कोई भी मैसेज देगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करिए, तब आप कर लीजिएगा, जमा कर दीजिए।